ग्लोबल अटैक के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। इससे पहले भाई 2 क्लासेस हो चुकी हैं। उन क्लासेस का पीडीएफ यदि डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग इस वेबसाइट को फॉलो करिए। हमने पहले वीडियो में बता रखा है कि कैसे आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और आपके यूट्यूब चैनल पे ग्लोबल अटैक के यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी गई है, सीरियल वाइज क्लासेस दी जाएंगी। वहाँ पे आप लोग एक एक करके सारी वीडियो देख सकते हैं और एकदम क्रम वाइज हम लोग पूरी निम्मी का क्वेश्चन बैंक जो है वो सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। ठीक, इस टूल्स का नाम बताना है या इस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है। क्या ये डिवाइडर है या इनसाइड कैलिपर है या फिर ऑड लेग कैलिपर है या फिर आउटसाइड कैलिपर है। भाई ये इनसाइड कैलिपर तो नहीं लग रहा है हमें, ये है आपका, सॉरी आउटसाइड कैलिपर तो नहीं लग रहा है, ये है हमारा इनसाइड कैलिपर। क्या है भाई, ये इनसाइड कैलिपर है क्योंकि यहाँ पे इसकी दूरी को मेंटेन किया जा रहा है, इनसाइड इसके अंदर मेंटेन किया जा रहा है, डिस्टेंस को एडजस्ट करना है। यदि ये डिस्टेंस बढ़ाना है, ठीक है, तो यहां से हम लोगों को एडजस्ट करना पड़ रहा है, बाहर से नहीं। इस वजह से इसका नाम क्या पड़ जाता है, इनसाइड कैलिपर। इसका नाम क्या हो जाता है भाई, इनसाइड कैलिपर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा, लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण है। लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण है, लकड़ी में ट्विस्टिंग क्यों आती है, मतलब सिकुड़न क्यों आती है। डिफेक्टिव स्टोरेज की वजह से या अनइवन श्रिंकिंग की वजह से या गलत सीजनिंग की वजह से या फिर शाखाओं की वृद्धि में अनियमितता के कारण, ठीक है। शाखाओं की वृद्धि में अनियमितता के कारण किस वजह से लकड़ी में सिकुड़न आती है, ये चीज आपसे पूछा है क्वेश्चन में। तो ट्विस्टिंग डिफेक्ट किस वजह से आता है भाई, अनइवन श्रिंकिंग की वजह से, असमान सिकुड़न की वजह से हमारा आ जाता है लकड़ी में ट्विस्टिंग फॉल्ट, ठीक है। ट्विस्टिंग फॉल्ट आता है असमान सिकुड़न की वजह से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मोटाई मोटाई छेनी का क्या उपयोग है, व्हाट इज द यूज ऑफ मोर्टाइज चीजल। मोर्टाइज चीजल जो है उसका यूज क्या होता है, मोर्टाइज चीजल, मोर्टाइज नहीं मोटाई नहीं मोर्टाइज है, ठीक है। इसका नाम देखिए क्लियरली, अब आपको दिखेगा मोर्टाइज लिखा हुआ, हमने मोटाई पढ़ लिया था, मोटाई नहीं है भाई, मोर्टाइज। मोर्टाइज चीजल का नाम बताइए। देखो मोर्टाइज चीजल का उपयोग क्या होता है, लकड़ी में सामान्य छेनीकरण करना या फिर लकड़ी में आयताकार छेद करना या फिर लकड़ी को छिलना एवं फिनिशिंग देना। लकड़ी को छीलना एवं फिनिशिंग देना, ये तो रंधा का काम होता है ना भाई, जो आप लोग रंधा यूज करते हैं वो उसका काम होता है, उसको फिनिश करे या फिर उसको एकदम क्लीन करे, ठीक है। लकड़ी में हल्का छेनीकरण करना तथा तेज किनारों की सफाई करना। तेज किनारों की सफाई करने के लिए हम लोग वो क्या कहते हैं आम बोलचाल भाषा में, उसको बसुली कहते हैं, है ना, उसको बसुली कहते हैं आम बोलचाल भाषा में। मोर्टाइज जो छेनी है उसका यूज हम लोग करते हैं लकड़ी में आयताकार छेद करने के लिए। उसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं, लकड़ी में आयताकार छेद करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी बिल्कुल सही होगा, आयताकार छेद करने के लिए हम लोग मोर्टाइज चीजल का यूज करते हैं, करेक्ट। चलो नेक्स्ट देखते हैं, सीट मेटल में तेज मोड़ों हेतु, सीट मेटल में तेज मोड़ों हेतु किस प्रकार का स्टेक उपयोग किया जाता है। जहां पे तेज मोड़ करना है, तेज मोड़ बोलते लगभग 90 डिग्री तक का मोड़ यदि हमें बनाना हो तो उस समय हम लोग कौन सा स्टेक यूज करेंगे, कौन सा स्टेक यूज करते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखेंगे कि यदि हमें पिच का मोड़ बनाना है या फिर तेज मोड़ बनाना है तो वहां पे हम लोग हैशटैग स्टेक का यूज करते हैं। किसका भाई, हैशटैग स्टेक का यूज करते हैं तीर्थ मोड़ वाले आकृति को बनाने के लिए। क्लियर है बात। चलो अगला देखते हैं, किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार करने हेतु किया जाता है। अभी हमने आपको बताया कि मोर्टाइज जो है उसका यूज हम लोग आयताकार करने के लिए बनाते हैं, लकड़ी को लकड़ी में आयताकार छेद करने के लिए छेद करने के लिए हम लोग मोर्टाइज चीजल का यूज करते हैं। यहाँ पे पूछा है कि वर्गाकार करने हेतु, वर्गाकार करने हेतु क्या जॉली या फिर क्रॉस कट या फिर अर्धवृत्ताकार या फिर हीरा पॉइंट छेनी। चार ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं। अब चारों में से देख के आप लोग
करेक्ट करिए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट सही होगा। ठीक है, हमने अभी आपको बताया कि जो हमारी मोर्टाइज है, मोर्टाइज मोर्टाइज सीजल का यूज हम लोग किस लिए करते हैं यार? सीजल का उपयोग लकड़ी में आयताकार लकड़ी में आयताकार क्षेत्र बनाने के लिए हम लोग मोर्टाइज का करते हैं। और यदि वर्गाकार करना हो तो उसमें हम लोग डायमंड पॉइंट चीजल का यूज कर लेते हैं। ठीक है, उसमें हम लोग डायमंड पॉइंट चीजल का यूज कर लेते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं कि किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समांतर रेखाएं खींचने के लिए। बाहरी सिरों पे क्या करना है? यहाँ पे बाहरी सिरों पे समांतर रेखा खींचना है। बाहरी सिरों पे समांतर रेखा खींचना है। तो समांतर रेखा बाहरी सिरों पे यदि खींचना होगा तो उस टाइम पे हम लोग कौन सा कैलिपर यूज करेंगे, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो हम लोग हमेशा इनसाइड कैलिपर तो हम लोग नीचे पैरेलल नीचे लाइन खींचने के लिए, एकदम सीधी लाइन खींचने के लिए हम लोग इनसाइड कैलिपर का यूज कर लेते हैं। और जो हमारा जेनी कैलिपर होता है, जेनी कैलिपर का यूज हम लोग कर लेते हैं पैरेलल लाइन खींचने के लिए किनारों पे। ठीक है, किनारों पे पैरेलल लाइन खींचना होगा तो वहां पे हम लोग जेनी कैलिपर का यूज करते हैं। क्लियर है बात? चल, इस ड्रिल बिट का क्या नाम है? ये जो आपके सामने ड्रिल बिट दिया हुआ है, इस ड्रिल बिट का नाम बताना है कि इस ड्रिल बिट का नाम क्या है। ठीक है, देखो यार, जो आपकी ड्रिल होती है ना, ड्रिल में इतना जो हिस्सा होता है, ये जो हिस्सा होता है, यही हिस्सा आपके काम के लिए होता है। ठीक है, यही हिस्सा आपके काम के लिए होता है। आपके देखने में तो ऐसा लगता है कि यार यार बीट तो एकदम बिल्कुल सही है, फिर भी ये बदला क्यों जा रहा है? भाई बदला इसलिए जाता है क्योंकि इसके किनारे किनारे जो दांते कटे होते हैं ना, वो दांते थोड़े जैसे ही उनका तीक्ष्णपन या फिर उनका जो धार है वो कम होगा तो ये लकड़ी को प्रॉपर छेद नहीं कर पाएगा या प्रॉपर ये अपना काम नहीं कर पाएगा। इस वजह से ये बीट हमेशा समय समय पे बदले जाते हैं। और ये जो आपके सामने बीट दिया है, इस बीट का नाम है टेपर सैंक बीट। टेपर सैंक बीट इस बीट का नाम है। B2 का उपयोग हम लोग ड्रिल मशीन के साथ करते हैं, ड्रिल मशीन के साथ। ठीक है, ये जो ऊपरी हिस्सा है, ये ऊपरी हिस्सा मशीन के अंदर लगाया जाता है। जो हमारी ड्रिल मशीन होती है, ड्रिल मशीन के अंदर इसको लगाया जाता है, लगा के फिर पेंच से कस दिया जाता है। इतने हिस्से को तो मशीन के अंदर ही पेंच से कस दिया जाता है ना, पेंच से कस दिया जाता है। बाकी ये जो इतना हिस्सा होता है, ये इतने हिस्से का यूज किया जाता है हमारे वर्किंग प्लेन पे। जो भी हमारा वर्किंग प्लेन है वहां पे हम लोग इतने हिस्से का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस बिट का नाम आपसे पूछा था, तो इस बिट का नाम क्या है भाई? टेपर सैंक बिट, टेपर सैंक बिट। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नेक्स्ट है हमारा शीट मेटल में सामान्य उपयोग हेतु किस प्रकार का स्टेक उपयोग किया जाता है? भाई तीक्ष्ण मोड़ के लिए हमने अभी आपको बताया था कि यदि तीक्ष्ण मोड़ बनाना होगा तो वहां पे हम लोग हैशटैग स्टेक का यूज कर लेते हैं। लेकिन ऐसे जनरली जनरली हम लोग कौन सा यूज करते हैं यार? तो जनरली हम लोग स्क्वायर टेक का यूज करते हैं। जनरली हम लोग स्क्वायर टेक का यूज करते हैं ताकि थोड़ी सी एरिया हमको बड़ी मिले और हमारा काम आसानी से। ठीक है, जहां पे यदि तीक्ष्ण मोड़ बनाना है तो वहां पे हम लोग हैशटैग स्टेक का यूज कर लेते हैं। ठीक, चल, आईएसओमेट्रिक फाइन थ्रेड में 1.25 नंबर क्या इंगित करता है? ये जो 1.25 दिया हुआ है, ये 1.25 क्या इंगित करता है? थ्रेड का व्यास या फिर थ्रेड का पिच या फिर थ्रेड की गहराई या फिर थ्रेड की लंबाई क्या प्रदर्शित करता है? ठीक है, देखो ये जो m मल्टीप्लाई m m के साथ दिया हुआ आपका 1 2 मल्टीप्लाइड बाई 1.25 दिया है, तो इन सभी का कुछ ना कुछ मतलब है। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको अभी तुरंत बता देता हूं। इसको समझने के लिए बस आप इतना नोट करिए यहाँ पे कि जो m है, m का मतलब तो है आपका मीट्रिक। m का मतलब क्या हो गया भाई? मीट्रिक हो गया। ठीक है, और ये जो 12 दिया हुआ है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक फिगर बना दे रहा हूँ। ये फिगर देख लीजिए, तब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, है ना।
देखिए अब ये थोड़ा सा ऐसा दिख रहा होगा कि ये आपका एक नट है, इसके ऊपर बोल्ट लगाना है, ठीक। यहां से और यहां तक की ये जो डिस्टेंस होती है ना, ये जो डिस्टेंस होती है इसको कहते हैं हम लोग पिच। अरे यार सिंपल भाषा में समझो, जैसे एक नट है, नट के ऊपर जो चूड़ी काटी गई होती है, एक चूड़ी से दूसरी चूड़ी के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग कहते हैं पिच। उसको क्या कहते हैं? पिच। और उसी को दर्शाता है ये हमारा 1.25। और ये जो 12 है ये क्या दर्शाता है सर? तो ये दर्शाता है कि कितना आपका डायामीटर है। ये जो नट है ना, ये जो हमारा नट है ये कितने डायामीटर का है, ठीक है। तो यहाँ पे 12 लिखा है, तो इसका मतलब है ये है कि इसका जो डायामीटर है वो कितना है? ये डायामीटर है 12। ये डायमीटर कितने का है? ये डायमीटर है 12 का, इसका डायमीटर 12 है। और इसमें पिच जो है, इसकी जो चूड़ी काटी गई उसके दो चूड़ी के बीच की डिस्टेंस है 1.25। बात समझ में आ गई? तो वो हो जाता है हमारा थ्रेड का पिच। 1.25 दर्शाता है थ्रेड के पिच को, और ये जो 12 है ये दर्शाएगा डायमीटर ऑफ थ्रेड कह सकते हैं, ठीक है। और जो ये एम है, ये एम तो आपको मीट्रिक को दर्शा ही रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा, लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने के कारण कौन से दोष उत्पन्न होते हैं? भाई ये क्वेश्चन इससे पहले आया था। अच्छा वहां पे ट्विस्टिंग दोष पूछा था, है ना, वहां पे ट्विस्टिंग फॉल्ट पूछा था। यहां बोला है कि लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने के कारण, अनियमित रूप से यदि आपकी शाखा उगती है तो वहां पे ये हो जाता है कभी कभी जो हमारी लकड़ी है उस लकड़ी में गांठ पड़ जाती है, ठीक है। उसमें क्या हो जाता है भाई? गांठ हो जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नॉट पड़ जाती है या फिर गांठ पड़ जाती है, ठीक है। चल नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एक टेनन आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस प्रकार की रेती का उपयोग करते हैं? भाई कोई भी आपके रेती हो, यदि आरी का आपको धार तेज करना है, आरी का यदि धार तेज करना है आपको, तो धार तेज करने के लिए कोई भी, ऐसे समझो आपके घर में कभी लकड़ी का कोई काम हुआ है? जो आके आपके घर पे लोहार जो आके काम करते हैं, तो आपने देखा होगा कि एक इतना पतला सा, एकदम पतला सा रेती रखता है। जब उसके आरी काटना कम कर देती है, आरी बढ़िया से नहीं काम कर देती, तो वो अपनी झोले से इसे पतला वाला निकालता है, एकदम बढ़िया से डब्बे में पैक रहता है, उसको निकालता है, निकाल के इसे रेते का खूब बढ़िया से रेत रेत के टाइम पास करता है। और जितना देर वो रेतता है उतना देर एकदम आप अंदर से गरियाते रहते हो कि साला कितना टाइम पास कर रहा है, यदि ठेके पे काम कर रहा है तो। सॉरी, यदि कोई ऐसा करता है तो। बाकी मुझे किसी को हर्ट करने का वो नहीं था, इंटेंशन नहीं था, मैं ऐसे बता रहा। तो वो निकालता है वहां से त्रिभुजाकार रेती, वो जो रेती रहती है ना वो त्रिभुजाकार होती है, और उसी से वो पिच, वो आरी का जो धार है उस धार को तेज बनाता है, ठीक है। आरी का धार भी ऐसे ही रहता है, और इस धार को तेज करने के लिए ही वो निकालता है अपने बैग से त्रिभुजाकार वाली रेती, और उससे उसमें धार लगाता है, जिससे उसकी आरी फिर से तेज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए फिर से, अभी इससे पहले वाले क्लास में हमने आपको इसके बारे में बताया था। वहां पे लास्ट क्वेश्चन था रेती के बारे में, और पूछा था आपसे कि ये कौन सी रेती है। हमने पूरा एक्सप्लेन किया था कि इसका ये जो हिस्सा होता है, इस हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं भाई? फेस कहते हैं, ठीक है। इस हिस्से को हम लोग पॉइंट कहते हैं। ये जो किनारे पे दिख रहा है, ये जो किनारे पे दिख रहा है ना, इसको हम लोग एज कहते हैं, ठीक है जी। ये है हमारा होल्डर, ये है हमारा होल्डर। होल्डर या फिर कह सकते हैं इसको हैंडल, सॉरी सॉरी हैंडल कहो, हैंडल, होल्डर मत कहो, इसको कहो हैंडल। ये जो एंगल दिख रहा है आपको, ये जो एंगल दिख रहा है, इस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं जी? शोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? शोल्डर कहते हैं, ठीक है। और ये जो इतना हिस्सा दिख रहा है, इस हिस्से को क्या कहते हो यार? इस हिस्से को हम लोग कहते हैं टोंग, इस हिस्से को कहते हैं टोंग। और ये जो ऊपर बचा हुआ हिस्सा है, इस हिस्से को क्या कहते हैं? इस हिस्से को शायद हमने नहीं बताया था वहां पे, नोट कर लीजिए। इस हिस्से को हम लोग कहते हैं टोंग, ठीक है जी। चलिए इस हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं जी? इस हिस्से को हम लोग कहते हैं टोंग। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट। टोंग हो गया, हिल हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये पूरा आपको रेती के बारे में समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट देख लेते हैं, इस औजार का नाम क्या है। ये जो आपके सामने औजार दिया हुआ है, इसका नाम आपसे पूछा है कि इस औजार का नाम क्या है। ठीक है जी, इसका नाम क्या है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। थोड़ा सा बड़ा छोटा हो जाता है ना। देखो, अभी इससे पहले आपने देखा था एक क्वेश्चन पूछा था उसमें कि समांतर समांतर लाइन खींचने के लिए आप किस प्रकार के कैलिपर का यूज करते हो। तो यदि बाहरी हिस्सों पे समांतर लाइन खींचना होता है तो वहां पे हमने यूज किया था जैनी कैलिपर का। किसका यूज किया था भाई, जैनी कैलिपर का। ये जो आपके सामने एग्जाम फोटो दिया हुआ है, ये फोटो भी किसका है, ये है हमारे जैनी कैलिपर का, जैनी कैलिपर का। और इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, इसका यूज हम लोग करते हैं बाहरी हिस्सों पे। यदि हमें समांतर लाइन खींचना है तो कहाँ पे, बाहरी हिस्सों पे समांतर लाइन खींचना होता है तो वहां पे हम लोग जैनी कैलिपर का यूज कर लेते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। छेनी में एक्स द्वारा प्रदर्शित कोण का नाम क्या है। अच्छा, यहाँ पे जो ये एंगल बना हुआ है, इस एंगल का नाम आपसे पूछा है, इसी का नाम एक्स लिखा है ना। ठीक है, तो इसका नाम आपको बताना है कि ये कौन सा एंगल है। ठीक, एक मिनट रुक जाओ, आपको डी ऑप्शन क्लियरली नहीं दिख रहा है। हाँ, अब बताइए, अब बताइए इसका नाम क्या है। इतने हिस्से का नाम ये आपसे पूछा है। ठीक है, इसका नाम यहाँ पे लिख दिया है एक्स और इसका नाम आपसे पूछ लिया है। ये कौन सा एंगल हो जाएगा भाई, एक एंगल यहाँ पे बन रहा है, ये अलग एंगल बनेगा। ठीक है, आपसे केवल पूछा है इस एंगल के बारे में, तो ये आपका बन जाता है पॉइंट एंगल। ये कौन सा एंगल बन जाता है, ये आपका पॉइंट एंगल बन जाता है। बाकी रैक एंगल भी इसमें बनेगा, इसमें क्लियरेंस एंगल भी बनेगा और झुकाव एंगल तो बनेगा ही बनेगा। ये तीनों पॉइंट हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में कराएंगे या फिर एक ही जगह पूरा आपको नोट करा देंगे अगले वीडियो में। ठीक है, चलिए फर्मर छेनी का क्या उपयोग है। फर्मर छेनी का उपयोग आपसे पूछा है कि फर्मर छेनी का उपयोग क्या होता है। तो फर्मर छेनी जो होती है उसका उपयोग होता है हमारा सामान्य छेनीकरण के लिए। ठीक है, जो नॉर्मल जनरली हम लोग इसका यूज कर लेते हैं फॉर्मर छेनी का, और इसका जनरली यूज करके हम लोग अपना जो सिंपल वर्क होता है वो काम करते हैं। तो इस वजह से इसका नाम हो जाता है क्या, फर्मर छेनीकरण। ठीक है, फर्मर छेनी, फर्मर छेनी जो है इसका यूज जनरल सीजल वर्क के लिए ही किया जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जो 16 नंबर क्वेश्चन था उसको मैं फिर से आपको रिपीट करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में।